हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है। और मैं आ चुका हूं इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के सब्जेक्ट के ऊपर और ये सेकंड क्वेश्चन चल रहा है अपना अंतिम प्रहार सीरीज़ का। काफ़ी इंटरेस्टिंग अंतिम प्रहार चल रहा है। HR वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे से हिट हुई अंतिम प्रहार। और अपन अब सेकेंड क्वेश्चन पर हमला बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने WTO का बहुत अच्छे से अपन ने देखा। एक क्वेश्चन इसमें निकल कर आता है गेट का। दो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है गेट का। गेट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, है ना। और इसमें एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि गेट के अंदर कौन कौन से प्रोविजन है और गेट एंड WTO में क्या डिफरेंस है। अब WTO गेट को ही रिप्लेस करके बना था। पहले अपन थोड़ी सी मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ जिससे आपको ये थ्योरी समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। हुआ क्या कि 1945 का समय था जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी। हिटलर भैया हार गए थे और अंग्रेज़ों का शासन वापस से स्थापित होने पे था। बट अंग्रेज़ों की जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, वो बिल्कुल चरमरा सी गई थी, है ना। जैसे उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई थी, इसलिए अब उनके पास खुद की आर्मी को सप्लाई करने के लिए फूड वगैरह जितने भी आर्टिलरी वो थी, वो सब नहीं बचे थे। क्यों? क्योंकि जर्मनी से जंग लड़ते लड़ते जर्मनी ने एक तरीके से पूरा लंदन तबाह कर दिया था। विंस्टन चर्चिल ने आके वी का साइन तो दिया, लेकिन एक्चुअल में जर्मनी के फाइटर जेट्स ने पूरा लंदन दहला दिया था उस समय। तो 1945 में जो हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्बारिंग हुई, अमेरिका ने करी, उसके बाद क्या हुआ कि पूरी वर्ल्ड के अंदर तहलका मच गया कि अब किसको प्रधान बनाया जाए। किसी को तो प्रधान बनाया जाएगा ताकि वर्ल्ड करेंसी फिर से, वर्ल्ड इकोनॉमी फिर से चले गए। तो उस समय के दौर में हमने वर्ल्ड करेंसी के लिए डॉलर का नाम सजेस्ट हुआ और वो इसलिए हुआ क्योंकि डॉलर किसको बिलोंग करती थी? अमेरिका को बिलोंग करती थी। और अमेरिका उस समय सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट सुपर पावर था, उसके पास प्रोडक्शन का हब था। तो हर कंट्री को या तो वो डोमेस्टिक में सप्लाई कर सकती थी, पेमेंट कर सकती थी, या वो डॉलर में पेमेंट कर सकती थी। डॉलर में पेमेंट इसलिए करा जाता था क्योंकि सबको ट्रस्ट था कि ये डॉलर की इकोनॉमी हमेशा स्टेबल रहेगी। ये बात समझ में आ गई। क्योंकि मान लो कि आज जैसे कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, अब हमने कोई एग्रीमेंट करा है यूक्रेन के साथ में, हम पेमेंट यूक्रेन को हमको करना है, या हम यूक्रेन को यूक्रेन रुपीज़ के अंदर, यूक्रेन की करेंसी के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, है ना। जैसे रशिया हार रहा होता, रूबल के अंदर हमको पेमेंट करना होता और रशिया हार रहा होता, ठीक है। अभी तो दोनों की इक्वल पोजीशन चल रही है, यूक्रेन से काफ़ी ज़्यादा आगे है रशिया, लेकिन मान लेते हैं रशिया हार रहा होता तो, और हमको रशिया को रूबल में पेमेंट करना होता। अब वो कंट्री ख़त्म हो गई, उसका नामो निशान मिट गया, तो उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। जब उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस कम हो गए और वो कितने सालों तक पीछे चल गया, तो उसके ऊपर उस करेंसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए डॉलर को इंपॉर्टेंस दी गई थी क्योंकि अमेरिका उस समय प्रोडक्शन हब भी था, उसकी वो जीता हुआ भी था और सब जने उसकी बात मानते थे। सब यानी कि जो देश हैं उस समय, हम तो भारत उस समय गुलाम था। 1945 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो अमेरिका सुपर पावर होने के कारण उसकी जो डॉलर है वो वर्ल्ड करेंसी बनी। एक लंबा इतिहास है, इतने लंबे इतिहास में आज अपन जाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी कि 1945 के समय जब ये वर्ल्ड करेंसी बन रहा था तभी गेट के प्रोविज़न का उदय हुआ। गेट के प्रोविज़न क्या बनाए गए? ये जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जो बनाया गया है ना, टैरिफ एंड ट्रेड, ये जो बनाया गया ये कुछ देशों के बेनिफिट के लिए बनाया गया कि वो अगर किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं, जैसे फ्रांस जर्मनी के साथ व्यापार करता है, फ्रांस रशिया के साथ व्यापार करता है, फ्रांस अमेरिका के साथ व्यापार करता है, तो सबको अपने व्यापार की हमेशा सुरक्षा रखनी होती है। अब आप देखिए इतने साल हो गए इनको, 1945 के बाद आज 2023 चल रहा है, न फ्रांस कभी डायरेक्टली लड़ाई में इन्वॉल्व रहा है, न ग्रेट ब्रिटेन इन्वॉल्व रहा है। इतने सालों से केवल इनका मन उद्देश्य है व्यापार बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना, आपस में लोगों को लड़वाते रहते हैं। यूक्रेन को आर्टिलरी अमेरिका सप्लाई कर रहा है लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है, उसका अदर पर्पस है, वो व्यापार बढ़ाना, पूंजीपति पैसा कमाने वाली सोच है उनकी। तो गेट के प्रोविज़न 1945 से आने स्टार्ट हुए और ये कुछ देशों के मिलके उन्होंने संधि करी गई जो बाद में जाके WTO में चेंज करा गया। क्यों करा गया? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक सब के लिए लाना था और इसका मेन रीज़न वियतनाम की वॉर भी थी जिसमें अमेरिका हारने वाला था। यहाँ तो सबने सोचा था कि डॉलर है भैया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, यहाँ तो वियतनाम में वॉर में हार गया तो लोगों को लगने लगा कि भैया इसका पैसा भी डूब गया तो किससे मांगोगे, है ना। तो इसलिए वर्ल्ड करेंसी तो आज भी है, लेकिन वर्ल्ड WTO का उदय कब
पीछे थोड़ा सा ये अपनी बैकबोन की हिस्ट्री है जो लॉ के अंदर नहीं आती, लेकिन आपको थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पे जानना जरूरी थी जो मैंने बता दी। तो जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड वाज इस्टेब्लिश 1947 के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश हुए, 2 साल लग गए थे इसको बनते बनते, है ना। इस सप्रेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO को ये सप्रेस्ड करके हटा के बनाया गया था। गेट वॉज सक्सेसफुल रिड्यूसिंग टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर। ये क्यों बनाया गया था? ताकि ट्रेड बैरियर हटाए जाएं, सब लोग आपस में काम करें और अच्छे से मुक्त व्यापार की व्यवस्था हो और ट्रांसपेरेंट हो, है ना। गुड्स के ऊपर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी दिया गया। गेट बिगेन द नेगोशिएबल इन न्यू राउंड ऑफ टॉक्स, यानी गेट क्या हुआ, जो प्रिंसिपल्स थे वो न्यू राउंड टॉक्स के अंदर नेगोशिएबल होने लगे। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ देश अपने इसके फेवर में थे, क्योंकि और स्वाभाविक सी बात है जब 1945 1947 के समय बन रहा था तब भारत कभी डायरेक्टली अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कंडीशन में नहीं था, चाइना रिप्रेजेंट करने की कंडीशन में नहीं था, रशिया रिप्रेजेंट करने की कंडीशन में नहीं था, जर्मनी नहीं था, बड़े बड़े देश नहीं थे, जापान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे देशों का विकास होता गया 1990 आते आते या 1995 के WTO की मांग उठने लगी, इसकी विसंगतियां सामने आने लगी, क्योंकि भाई ये तो कुछ 4 जनों ने अपने मिलकर बनाया था अपनी पसंद का, अब हमारे अकॉर्डिंग भी बनाओ। तो WTO इज मोर परमानेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई गेट को रिप्लेस करके। इट कवर्स द गुड्स सर्विस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में इतनी बात नहीं होती थी, जब कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट फिर गेट के आने के बाद होने लगी। तभी तो योगा जर्मनी में रजिस्टर्ड है ना। कोई वैदिक परंपरा हमारी जर्मनी में रजिस्टर्ड करके बैठा है और बोलते हैं कि योगा मेड इन जर्मनी, हो सकता है, ठीक है। तो की डिफरेंस भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक थोड़ी सी आपको हिस्ट्री याद रखनी कि गेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, एक बेसिक इसकी थ्योरी याद करके जानी है, बुक में भर भर के दे रखी, मैंने आपको थोड़े से सामान्य शब्दों में बता दिया। एक इसका की डिफरेंस का क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है। सबसे पहला स्कोप का बनता है, WTO किसको कवर करता है, गुड्स सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, जबकि ये केवल गुड्स को कवर करता था। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, WTO मोर परमानेंट है और गेट जो है वो कुछ पार्टीज से ही बना था, तो इसमें सेटलमेंट मैकेनिज्म थोड़ा लेस था। WTO में लीगल फ्रेमवर्क जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है और गेट में नैरो था। द ट्रांजैक्शन फ्रॉम गेट टू द WTO इज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम, है ना। गेट से WTO बनना, WTO हैज बीन मोर सक्सेसफुल देन द गेट फॉर प्रमोटिंग फ्री ट्रेड। पहले फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए गेट से काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल, कहा तो ये जाता था कि गेट भी इसीलिए बना है कि वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करे, लेकिन एक्चुअल्स में उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो कुछ सर्टेन कंट्रीज़ को ही बेनिफिट पहुँचाते थे। तो यही सारी चीज़ें हैं। WTO और गेट में डिफरेंस देखना है और गेट का इवोल्यूशन के कुछ पॉइंट्स अपन को याद रखने, 1-2 पेज भरने, ज़्यादा नहीं। इवोल्यूशन में केवल 1 या 2 पेज खूब हो गया, बहुत हो गया, मोर देन इनफ। और इन दोनों के डिफरेंस में 1, 2, 3, 4 पॉइंट होंगे तो भी आपका काम हो गया। केवल 4 पॉइंट्स, 4 से 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं डिफरेंस में और 1 से 2 पेज भरने हैं अगर इवोल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो। मैं फिर कह रहा हूँ ये लॉ है, कॉपी भरने से ज़्यादा सही लिखने पे ज़्यादा मार्किंग होगी, ठीक है। मस्त है, समझ में आ गया होगा, क्लियर। बहुत आसान से बहुत धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, है ना। तो अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।